मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 6 मई 2023। आज हम लोग देखेंगे 5 बड़े करंट अफेयर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अंत में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपको इस श्रृंखला में, इस क्लास में आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते हैं वो प्रमुख निधन, नियुक्ति एवं इस्तीफा, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, खेल से जुड़ी जो भी खबर होती है, खेल विशेषांक के साथ में अंत में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस दैनिक समसामयिक की। तारीख है 6 मई 2023 के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और विराट कोहली। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रोनाल्डो। ये जो रोनाल्डो है दोस्तों, ये एक फुटबॉलर है और ये फोर्ब्स की एक सबसे फैक्ट आपको ये याद रखना है, ये जो कमाई वाली सूची है इसको जारी कौन करता है? तो फोर्ब्स की एक सूची के अनुसार ये हर साल ये जारी करता है कि कौन खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है। तो उसमें इस साल, इस वर्ष कौन प्रथम स्थान आया है? तो रोनाल्डो। दूसरे नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो वो अर्जेंटीना का कैप्टन फुटबॉलर लियोनेल मेसी। और तीसरा जो है फ्रांस का एक खिलाड़ी है, ये भी फुटबॉलर है, ये तीसरे नंबर पर है एम्बाप्पे। तो बात करें पोर्नाल्डो पुर्तगाल का हो गया, उसके बाद मेसी हो गया और तीसरा हो गया एम्बाप्पे। तो इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार टॉप 3 में आपको 3 खिलाड़ी फुटबॉलर ही मिलेंगे, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्डो। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम टॉप 10 के, आपके मन में सवाल आएगा सर एक भी क्रिकेटर का तो यहाँ नाम नहीं आया। तो कुल मिला के आप देखो कि शीर्ष 10 में, यानी इसकी सूची के आधार पे आप शीर्ष 10 टॉप 10 में देखो तो टॉप 10 में भी आपको एक भी खिलाड़ी नहीं मिलेंगे जो क्रिकेट से है। यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो आपको मिल रहे हैं, ये तीनों जो खिलाड़ी है ये फुटबॉलर है। तो आप इसका टोटल कमाई आप यूएस डॉलर में देख सकते हो, जहां रोनाल्डो की प्रति वर्ष जो कमाई है 136 मिलियन डॉलर है, वही मेसी दूसरे नंबर पे 130 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे है। कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग देखो दोस्तों, फुटबॉल, दोस्तों इसलिए फुटबॉल का चर्चा कर रहे हैं कि जो टॉप 10 में यानी टॉप 3 में जो तीनों है, तीनों का तीनों एक फुटबॉलर है। अगर फुटबॉल से अगर हम कुछ भारतीय फुटबॉल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें दोस्तों, तो जैसे फेडरेशन कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, अगर क्वेश्चन पूछेगा किस खेल से संबंध है तो फुटबॉल, डूरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी, संजय गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप इत्यादि का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। वही अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो फुटबॉल का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप, ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न हम पूछ देंगे कि लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में वो कहाँ आयोजन हुआ था? तो दोस्तों उसका आंसर है कतर। कहाँ आयोजन हुआ था? कतर। अगर वही पूछे कि इस फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो विजेता दोस्तों अर्जेंटीना था। अगर आपसे पूछे कि उप विजेता यानी अर्जेंटीना किसे हराकर ये प्रतियोगिता फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो दोस्तों अर्जेंटीना जो है वो फ्रांस को हराकर क्या किया था? फीफा वर्ल्ड कप का विश्व कप जीता था। तो और अर्जेंटीना, वही प्लेयर, अर्जेंटीना का जो प्लेयर है कप्तान मेसी, वो इस टीम का क्या था? कैप्टन था। इस प्रकार से आप देखो कोपा अमेरिका हो गया, फेडरेशन कप हो गया, इंडियन सुपर कप हो गया, आईएफए शील्ड हो गया, डूरंड हो गया इत्यादि का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फोर्ब्स जो है इसके खिलाड़ियों का जो सूची है इस प्रकार से, किस प्रकार से उसको चयन करता है वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लिखित रूप में इसे देख सकते हैं। वही बात करें दोस्तों कि अगर हम बात कहेंगे कि अर्जेंटीना कहाँ है, तो अर्जेंटीना जो है जिस देश का ये मेसी है जो फीफा वर्ल्ड कप इस बार जिताया था, तो वो आपको दक्षिणी अमेरिकी महादेश का एक जो देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। आपको यहाँ अर्जेंटीना विजिबल होगा। तो इसी देश का कौन था? मेसी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे अभिनव, अभिनव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अभिनव शब्द का तात्पर्य ये होता है श्रेष्ठ। तो राष्ट्रीय विनिर्माण का अर्थ होता है कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो विनिर्माण जो है नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे अभिनव राज्य में किसे स्थान मिला है, यानी कि ये जो रिपोर्ट के आधार पर सबसे श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। वही नंबर 2 की बात करें तो तेलंगाना हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो तमिलनाडु। वही बिहार की बात करें दोस्तों तो इस श्रेणी में यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण एक रिपोर्ट जाहिर करता है, वो देखता है कि कहाँ विनिर्माण, किस राज्य में विनिर्माण जो है नवाचार को ज़्यादा बढ़ावा मिला है विनिर्माण के क्षेत्र में। तो उस प्रकार से अगर हम बिहार का स्थान देखें, अगर हम पूर्वोत्तर राज्य जैसे 7 सिस्टर की बात करें, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि को, वो सबसे इस श्रेणी में सबसे नीचे पायदान पे आया है। अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे नीचे से आपका स्थान आ जाता है बिहार का। लेकिन वही प्रथम नंबर की बात करेंगे अभिनव राज्य का, तो किसका स्थान आ जाता है? कर्नाटक का आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि देखो इस जो श्रेणी में विनिर्माण में देखा गया, रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि इसमें नवाचार को बढ़ाना, अगर किसी भी राज्य को श्रेणी में अभिनव राज्य की श्रेणी की संज्ञा लेनी है तो उसे नवाचार होता है कि नया नया स्टार्टअप, अपने जो क्षेत्र में नया नया स्टार्टअप को, कंपनी को बढ़ावा देना, अर्थात नवाचार बढ़ाने की क्या है? आवश्यकता है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो भारत अगर प्रत्येक राज्य अपने नवाचार में बढ़ावा करता है तो वो वैश्विक नवाचार सूचकांक में उच्च रैंकिंग हासिल करेगा विश्व स्तर पे भी। पिछले साल की बात करें तो भारत अगर पूरे देश की तुलना में करे तो 132 देशों में 40वां स्थान क्या किया था? इस श्रेणी में हासिल किया था। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए एक नई बीमा योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि ये टोडी टैपर्स क्या है? जो लोग बिहार से हैं, जो बिहार से रिलेटेड हैं, शायद इस चीज़ से वो वाकिफ होंगे। टोडी टैपर्स क्या है? टोडी टैपर्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोग बिहार में हो तो आप लोग तार या खजूर के पेड़ से तारी निकालते हुए आप लोग देखो हो, तो वही तारी सेंस जो होता है टोडी, तेलंगाना में इसे टोडी के नाम से जाना जाता है। तो जो टोडी टैपर्स जो है ये जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की है, एक नई बीमा योजना। अब बीमा से तात्पर्य क्या है दोस्तों कि इसका उद्देश्य ये है कि टोडी, देखो टोडी हो गया कि तारी जो उतारने वाला जो होता है उसको टोडी कहते हैं, और टोडी टैपर्स हम उसको कहते हैं कि जो ऊपर से, मान के चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेड़ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से देख रहे हो टोडी उतारने, तो इसको हम लोग को बोल दिए टोडी, लेकिन इसके उतारने वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें टोडी टैपर्स के नाम से जाना जाता है। तो यही कोई टोडी टैपर्स जो हो गया तो क्या होता है, यानी ये जो बीमा योजना लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा जो खेतों में तार के पेड़ से जो टोडी इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं, तो अगर बाई चांस इनका दुर्घटना में इससे गिर जाते हैं और गिरने के दौरान इनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को इस बीमा योजना के तहत क्या किया जाएगा? 5 लाख की राशि, कितना के? 5 लाख की बीमा राशि दिया जाएगा, और वो भी आपको 7 दिन के अंदर में आपके खाते में, यानी आपके परिवार के खातों में जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो टोडी टैपर्स योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना से देखिए इस योजना को हम लोग वहाँ के द्वारा गीता कर्मिकुला बीमा भी कहा जाता है। अगर पूछेगा गीता कर्मिकुला बीमा योजना, ये भी बीमा जो है ये तेलंगाना, इसी टोडी टैपर्स योजना को ही, बीमा योजना को ही कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने बात कर दिया कि उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो तार के पेड़ों से इकट्ठा करते समय क्या हो गया था? मौत हो गया था। ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है? व्यवसाय है। इस प्रकार हम बात किया कि जो 5 लाख रुपए आपको 1 सप्ताह के अंदर आपके बीमा राशि के तौर पर आपके खाते में, यानी आपके परिवार वाले के खाते में क्या कर दिए जाएंगे? जमा कर दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के डेट में ही क्या किया गया है? खेल एवं खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर। ये आपको दिख रहे हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होने वाला है, इसका कौन सा एडिशन है दोस्तों? तो ये तीसरा संस्करण है। इसका वर्तमान में वो जर्सी आज के डेट में लॉन्च किए हैं, इसका शुभंकर जारी किए हैं और मसाल को जारी किए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पूछे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये 3rd नंबर का एडिशन है। कहाँ इसका आयोजन होगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उद्घाटन वहाँ हुआ है। आज के डेट में क्या किया गया है? तो अनुराग ठाकुर के साथ साथ वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ एक जर्सी को लॉन्च किया गया और साथ में एक शुभंकर को। और शुभंकर आपसे पूछे कि उस शुभंकर का क्या नाम है दोस्तों? तो उस शुभंकर का नाम है जीतू। जीतू वहाँ रहने वाले दो, देखो वहाँ का एक जानवर बारहसिंहा आप लोग देख रहे हो, एक जानवर होता है बारहसिंहा और वहाँ का एक पक्षी है सारस। ये दोनों को कंबाइंड रूप से मिला के इस जो मास्कॉट यानी कि जो एक शुभंकर तैयार किया गया है जिसे जीतू नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो मास्कॉट जिसे हम लोग शुभंकर कहते हैं, इस शुभंकर का क्या नाम है? तो जीतू। इसका आयोजन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब बात करें दोस्तों, ये जब तीसरा संस्करण है तो आपसे मैं सवाल करूं कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो देखिए ये जो इसका जो विचार लाया गया था, तो इसका विचार लाया गया था 2018 ईस्वी में। लेकिन प्रथम बार आयोजन की बात करें तो इसका प्रथम बार आयोजन हुआ था 2020 ईस्वी में कटक में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। वही दूसरे संस्करण की बात करें दोस्तों तो 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था। अतः वही जो दूसरा एडिशन जो 2021 में होना था वो एक साल एक्सटेंड होके कब हो गया? तो 2022 में। दूसरा संस्करण कब हो गया? 2022 में। और ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन ये जो तीसरा संस्करण है दोस्तों, ये अगर ईस्वी की बात करें तो ये 2023 ईस्वी में इसका आयोजन तो हो रहा है, लेकिन इसका नाम जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो एडिशन है 2022 वाला एडिशन एक साल एक्सटेंड होके जो एक साल बीच में कैंसिल हो गया था, जिसके कारण ये उस 2022 का ही एडिशन है, लेकिन होगा कब? 2023 में। अब हम लोग यहीं पे जो जितना बात हम आपसे साझा किए लिखित जानकारी में आपको यहाँ दे दिए। एक एक्स्ट्रा क्या जाना है, ये है लखनऊ में ये उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? तो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन फैक्ट में इससे क्या बन सकते हैं कि ये जो तीसरा संस्करण है दोस्तों, इस संस्करण में टोटल 21 खेल खेले जाएंगे। कुल मिला के कितना खेल का आयोजन होगा? 21। ये इतिहास में पहले यानी 3 साल के इतिहास में अब तक की संख्या सबसे, यानी अभी तक जितना खेल खेला जा रहा था उसमें इसका संख्या सबसे अत्यधिक है। और दूसरा फैक्ट ये जानना है कि नौकायन यानी नौका दौड़ का जो प्रतियोगिता है उसको पहली बार इस बार शामिल किया जा रहा है। तो एक प्रश्न आपको यहां से बनेंगे कि इस बार यानी तीसरा जो एडिशन हो रहा है नौकायन को, किसको? नौकायन प्रतियोगिता को प्रथम बार शामिल किया जा रहा है। वही अगर इसके पिछले बार की बात करें जब कर्नाटक में हुआ था तो उस समय भी 2 नया खेल को इसमें शामिल किया गया था, एक मलखंब को और एक योगासन को भी शामिल किया गया था। तो ये तो दोनों गेम जो पिछला बार शामिल हुआ तो इस बार तो होगा, लेकिन फिर से नया एक गेम का जो आयोजन इस बार जो शामिल किया गया है वो नौकायन को शामिल किया गया है दोस्तों। और एक बात है, इसका जो निशानेबाजी जो प्रतियोगिता है वो लखनऊ में ना होकर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से जितने भी फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, अगर बात करें अंत में उद्देश्य का, ये जो यूनिवर्सिटी गेम होता है इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है जो खेल का जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना। उसके बाद खेल प्रतियोगिताओं यानी खेल के प्रतियोगिता में प्रतिभा यानी कोई जो वैसे टैलेंट जो छिपे हैं उस प्रतिभा का विकास करना, जाहिर करना। उसके बाद खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमी यानी खेल एकेडमी जो होता है उसका स्थापना करना। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ाना। समावेशी का अर्थ होता है सभी को एक मंच पे लाना, एक साथ लाना, आपसी भाईचारा बनाना, यानी समावेशिता को क्या करना है? बढ़ावा देना। इस प्रकार से आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्देश्य आपको नजर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग का आयोजित कहां होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी भारत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जिसे ही हम लोग यूएई कहते हैं। और यूएई के किस जगह पे? तो इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। और इसके आयोजन में जो मुख्य भागीदार कौन है? तो टेक महिंद्रा के द्वारा, जिसे ही ग्लोबल चेस यानी ग्लोबल चेस लीग से जिसे कहा जा रहा है, तो इसके किसका योगदान है? कौन उद्घाटन किया है? टेक महिंद्रा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा विश्व का फ्रेंचाइजी शतरंज लीग का उद्घाटन कहाँ होगा, यानी आयोजित कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की बात करें दोस्तों, तो पहला नियुक्ति की बात करें तो पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद होंगे कोल इंडिया के अगले चीफ, यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसके अगले चीफ की का जो नियुक्ति किया गया है वो किसे किया गया है? तो पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद होंगे। अगली नियुक्ति की बात करेंगे तो वर्मा गेरिटा डेला वैले, नाम भी अजीब सा है, वर्मा गेरिटा डेला वैले कि वोडाफोन की सीईओ के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। वोडाफोन वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों तो वोडाफोन और आइडिया का मिल के ये दोनों वीआई कंपनी तो बन गई है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये कहाँ की है? तो ये ब्रिटेन की है और इन्हें जो है वोडाफोन के रूप में, वोडाफोन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछेगा ये वोडाफोन कहाँ की कंपनी है दोस्तों? ये वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है। अगर पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें दोस्तों तो मॉरिशस आप लोग को मालूम है अफ्रीका महादेश में है, तो मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण, यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा मॉरिशस में जाके छत्रपति शिवाजी के एक प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। खेल विशेषांक की बात करें दोस्तों तो दक्षिणी अफ्रीकी दिग्गज तेज गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीका के एक महिला क्रिकेटर जो एक तेज गेंदबाज थी, उनका नाम है शबनीम इस्माइल। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि अगर हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर वनडे में की बात करें तो वनडे में अगर गेंदबाजी के श्रेणी में सबसे सफल गेंदबाज कौन है? तो अपने देश की झूलन गोस्वामी, सबसे अधिक विकेट की संख्या में। रन की बात करें तो मिताली राज, जिसे महिला टीम की सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिकेटर है शबनीम इस्माइल, ये झूलन गोस्वामी के बाद दूसरा सबसे सफल गेंदबाज है, क्योंकि झूलन गोस्वामी के बाद अगर कोई विकेट की संख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नेपाल ने जीता एसीसी पुरुष प्रीमियर कप। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यही कल मैंने एक प्रश्न कराया था कि हाल ही में कौन देश है जो एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो है नेपाल। और नेपाल जो है ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात को हराया है, तो वो यही टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का क्या नाम था? तो एसीसी पुरुष प्रीमियर कप। यही जीतने के बाद वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया गया है। सबसे बड़ी फैक्ट बात है दोस्तों कि एशिया कप में जब आयोजन होगा तो इसे पाकिस्तान के साथ साथ भारत के ही ग्रुप में रखा गया है। अगला प्रश्न है FIMN जूनियर जीपी विश्व चैंपियनशिप। FIM जूनियर जीपी विश्व चैंपियनशिप में एक भारतीय राइडर क्या होता है? बाइक चलाने वाले। तो भारतीय राइडर, उनका नाम है जेफरी इमानुएल ने एक इतिहास रचा है। अब आपके मन में सवाल आएगा किस प्रकार से इतिहास रचा है? दोस्तों इतिहास रचने का सबसे बड़ा बात है कि अभी कोई ये प्रतियोगिता कोई जीता नहीं है, बल्कि ये प्रथम बार भारत के फर्स्ट राइडर बनने का इतिहास प्राप्त किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा कि भारत का प्रथम फर्स्ट राइडर कौन बना है? तो FIM जूनियर जीपी विश्व चैंपियनशिप में शिरकत करेगा और उस राइडर का नाम है जेफरी इमानुएल। अगले प्रश्न की यानी अब कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें दोस्तों तो BRO किसे कहते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO ने 64वें स्थापना दिवस समारोह के रूप में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का, यानी BRO ने एक अभियान को लॉन्च किया है, आयोजन किया है। उस अभियान का नाम है एकता और श्रद्धांजलि, अपने 64वें स्थापना दिवस पर। तो आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना इसका हुआ था 7 मई 1960 ईस्वी का। इसका काम क्या है? यानी कि ये जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका एक काम है कि ये सीमावर्ती यानी कि भारत के वैसे राज्य जो दुश्मन देश यानी उधर पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया इत्यादि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना,
पुल का निर्माण करना और उस सड़क और पुल का रख रखाव करके भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी ये जो बीआरओ का मुख्य काम है कि रोड तो बनाना है ही, पुल बनाना है, साथ ही साथ उसका रख रखाव भी करना है और भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। और वर्तमान में बात करें कि इसका अभी डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वर्तमान में बीआरओ के क्या है, महानिदेशक है। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों तो अप्रैल में भारत, ये जो अप्रैल महीना है, भारत की बेरोजगारी दर मार्च में जहां बेरोजगारी दर 7.8% था वो बढ़कर अब क्या हो गया है 8.11%। अगला फैक्ट है दोस्तों कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी जो बिजली का निर्माण करती है, भारत की एक कंपनी है, वो पहली बार विदेश में बढ़ाई अपनी क्षमता। यानी कि पहली बार वो क्या किया है कि अपनी क्षमता विदेशों में बढ़ाया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वह बांग्लादेश, बगल के एक देश बांग्लादेश है, पड़ोसी देश, उसके साथ अपना आर्थिक और सामाजिक संबंध बढ़ाने के कारण, जहां अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों तो एनटीपीसी टोटल 72,304 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और ये जो बढ़ा है ये 660 मेगावाट जो है, अब ये इसका संबंध जो है बांग्लादेश के साथ ये साझेदारी किया है। यूपीआई के माध्यम से भारत का मर्चेंट मतलब व्यापार के क्षेत्र में व्यापार भुगतान में वित्त वर्ष 2026 तक अनुमान लगाया गया है कि भारत जो है टोटल यूपीआई आप लोग जानते हो ना, नेट बैंकिंग जब यूज करते हो, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो आप लोग जो पेमेंट करते हो तो आप जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो यूपीआई के माध्यम से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026 तक भारत $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया है। अब हम लोग अंत में देख लेते हैं 5 मई 2023 का कुछ जो रिवीजन क्वेश्चन है जो कराया था मैंने। हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष रैंक किसे मिला है, तो शीर्ष रैंक मिला है किसे, नॉर्वे को, दूसरा आयरलैंड, तीसरा डेनमार्क। वही अगर हम बात करें भारत का कितना रैंक आया है तो 161, टोटल कितना देश में 180, पिछले बार की कितना नंबर था भारत का तो 150। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये तीनों महिला को दी गई थी। ये जेल में ईरान की महिलाएं हैं, जेल में अभी बंद है, और तीनों को अपना प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब लॉन्च किया गया था, तो जून 2015 में। ये चर्चा में इसलिए था कि इसकी अवधि जहां 2023 में समाप्त होने वाला था, ये बढ़कर अब 2024 तक कर दिया गया है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर है अजय बांगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है किस देश के उच्चायोग ने पहली बार कारगिल में सरकारी परियोजना की सहायता के लिए घोषणा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने लद्दाख के कारगिल जिले में सरकारी परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में जड़ों की और लौटों की परियोजना का क्या किया है, अपना साझेदारी के लिए घोषणा किया है। दोस्तों अभी तक आपको हमारे इस वीडियो में बने रहे, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा, ऐसा आप लोग को लगता होगा कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ अगर परसेंट में भी अगर आपको फायदा पहुंचता होगा, तो कृपया इसे अपने दोस्त तथा जो भी सगे संबंधी है वहां आप इसे शेयर कीजिए, ताकि शेयर कीजिए जितना से जितना सब्सक्राइब होगा आपका मतलब मेरा मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन होने से हम क्या करेंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।